चांगलं कार्य, एक पवित्र कार्य, विद्येची देवी सरस्वती हिच्या पूजनाने आपण करत असतो. म्हणून आजच्या या कार्यक्रमासाठी उपस्थित सर्व मान्यवर मंडळींना मी विनंती करतो की आपण मंचावर यावं आणि सरस्वतीचं पूजन करावं. सर्व गणमान्य जनप्रतिनिधी, शासनाचे प्रतिनिधी हे या ठिकाणी आजच्या मॉडेल युथ ग्रामसभेसाठी विद्यालयाची चमू त्यांचं स्वागत गीत गाऊन स्वागत करते. स्वागतम्
शब्दरूपानं विद्यालयाच्या चमूनं अतिशय सुंदर असं स्वागत गीत गायलेलं आहे। आज आपल्याकडे ग्रामपंचायतचा हा गावचा प्रथम नागरिक असतो, जनतेतून तो निवडून आलेला असतो आणि म्हणून हे जे पद आहे ते पद फार महत्वाचं आहे, कारण हे मी विद्यालयाच्या प्राचार्या अनिता चौधरी मॅडम यांना विनंती करतो की त्यांचं स्वागत कार्य कसं चालते याची माहिती व्हावी। युनायटेड होता हजारो विद्यार्थ्यांना दरवर्षी युनायटेड नेशन्स मध्ये त्यांना या कार्यक्रमाची त्यांच्या युनायटेड नेशनच्या कार्याची माहिती करून दिली सुरू करण्यात आलेला आहे। तुमच्या नागरिक शास्त्रामध्ये तुम्ही फक्त ग्रामपंचायत शिकू आभार। मान्य नागनाथ पाटील सुद्धा आज या कार्यक्रमात उपस्थित झाले, आमच्या विनंतीला मान देऊन हार्दिक स्वागत करतो आणि आभार व्यक्त करतो। माननीय श्री शरद परमेश्वर वाघ। विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला माहित असेल की ग्रामपंचायत स्तरावर शासनाचा सुद्धा एक प्रतिनिधी असतो। तो प्रतिनिधी शासन आणि लोक, शासन आणि जनप्रतिनिधी यांच्यामध्ये समन्वयाचं काम करत असतो। बदाने हे सुद्धा उपस्थित आहेत। मी आमचे सहकारी श्री सुनील पाटील सर यांना विनंती करतो आपला वेळात वेळ काढून आजच्या या कार्यक्रमात ते उपस्थित झालेले आहेत। युनायटेड नेशन ज्याला म्हणतो आपण, त्याचे प्रिन्सिपल याची विद्यार्थ्यांना माहिती व्हावी म्हणून मॉडेल इव्हेंट सिम्युलेशन नावाचा जागतिक स्तरावर एक कार्यक्रम आयोजित केला जातो। जगभरातल्या देशामध्ये समन्वय कसा ठेवायचा याची माहिती विद्यार्थ्यांना बालवयापासूनच व्हावी हा मोठा उद्देश आहे। त्याच्यातूनच प्रेरणा घेऊन आपलं मिनिस्ट्री ऑफ प्रॅक्टिकल नॉलेज हे अधिक प्रभावी असते। तुमच्यापैकी भविष्यात बरेच जण राजकारणामध्ये इंटरेस्टेड असतील, राजकारणामध्ये वेगवेगळे पद आपण उपभोगाल, मग ते ग्रामपंचायत स्तरावरून असू द्या किंवा देश पातळीवर असू द्या। आजही नवोदयचे बरेच काही खासदार संसदेमध्ये पोहोचलेले, महाराष्ट्राच्या विधानसभेत आमदार जनतेचं नेतृत्व ते करत आहेत। त्याचाच एक भाग म्हणून आजची ही मॉडेल युथ ग्रामसभा आयोजित करण्यात आलेली आहे। मी आमचे सहकारी सुनील पाटील सर यांना विनंती करेल की त्यांनी आजच्या या आदर्श युवा ग्रामसभेचं आजच्या या मंगल प्रसंगी मॉडेल युथ ग्रामसभा आयोजित करण्यात आलेली आहे। हे आत्ताच मिलिंद सरांनी आपल्याला सांगितलं, हे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज भारत सरकारचा उपक्रम आहे। मागील 3 वर्षापूर्वी आपल्याला आठवतं, भारत सरकारद्वारा जवळजवळ 80 विद्यालय पूर्ण देशांमध्ये, मराठीत याच्यासाठी बोलतो की बाहेरच्या पोरांना बी समजावं, तो 80 विद्यालय आपल्या निवडल्या होत्या पूर्ण भारतातून। त्याच्यातले आपली एक विद्यालय होती, अच्छा हिंदी में बात करते हैं, ठीक है। तो एक 80 विद्यालय चुने गए थे, उसमें अपनी दुनिया की एक विद्यालय थी। 2 साल तक एक प्रोग्राम चला, उसमें रीजनल में हम सिलेक्ट हुए थे, आप सब जानते हैं। नेशनल होते होते थोड़ा सा रह गया। उसके बाद हमने पिछले साल बाल संसद का आयोजन किया और इस साल जो है यूथ ग्राम सभा का आयोजन हो रहा है। इसके पीछे बहुत बड़ी मंशा है सरकार की। इसके लिए जो भी खर्चा सरकार करता है, इसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है हर कार्यक्रम के पीछे। देखिए बेटा, आज के आप छात्र, कल के आप युवा होंगे और इस देश के गांव के संचालक होंगे। आज का बालक कल का संचालक, इस देश का राष्ट्र निर्माण में आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। तो ये जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जो हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो हमारे देश के बारे में सोचते हैं, उन्होंने इस बारे में सोचा कि कल का भारत कैसा होगा, विकसित भारत कैसा होगा, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो ऊपर से उन्होंने नीचे के लेवल पर प्रोग्राम का आयोजित, पहले नेशनल लेवल पर, बाद में स्टेट लेवल पर और अभी ग्रामीण स्तर पर
उसका पीछे मुख्य उद्देश्य है कि गांव, देखिए महात्मा गांधी जी ने कहा था कि खेड़ांकडे चला, खेड़ांकडे वळ। उस समय गांधी जी की जो योजना थी, गांव सबसे पहले विकसित होना चाहिए। अगर देश को विकसित करना है तो पहले गांव विकसित होगा, गांव का हर नागरिक सक्षम होगा, तभी गांव विकसित होगा। और जैसे ही गांव विकसित होगा, जिला विकसित होगा, जिला होगा तो राज्य होगा, अपने आप देश हो जाएगा। इस उद्देश्य को सामने रखते हुए सरकार द्वारा ये उपक्रम आयोजित किया गया है कि ग्राम मॉडल ग्राम सभा कैसी होनी चाहिए। हर मतलब शायद साल में कुछ 3 या 6 कुछ ऐसे, अभी अपने सचिव साहब आपको बताएंगे, ग्राम सभा कंपलसरी आयोजित करने होते हैं। उसमें गांव के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं वो प्रश्नों का चर्चा होगी। देखिए बेटा, प्रश्न समस्या, अपने गांव की समस्या दिल्ली में बैठने वाले नेताओं को नहीं पता। हमारी गांव की जो भी समस्या है हम लोगों को पता होती है, और उस समस्या का निराकरण कैसे करना चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए, ये भी हमको ही पता होते हैं। तो इसलिए समस्या और उसका निराकरण की चर्चा ग्राम सभा में होती है। तो सबका साथ सबका विकास, इस उद्देश्य को सामने रखते हुए यह युद्ध ग्राम सभा का आयोजन किया गया है। अभी आपको प्रत्यक्ष रूप से कार्यक्रम के अंत में हमारे जो आज के प्रमुख अतिथि है मैडम जी और हमारे सचिव जी, ये आपको उनके बारे में डिटेल में बताएंगे। तो मैं अध्यक्ष उनकी परमिशन से मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करने की अनुमति चाहता हूँ। नमस्कार। बैठिए सभी। मैं गांव के सभी सम्मानित पदाधिकारियों, अध्यापकों, महिला समूह और विशेष रूप से हमारे गांव की पहचान ऊर्जावान युवा साथियों, आप सभी का इस युवा ग्राम सभा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की यह सभा सिर्फ एक औपचारिक बैठक नहीं, यह एक नई ध्येय, नए संकल्प और नई सोच का आरंभ है। युवा शक्ति किसी भी समाज की सबसे बड़ी ताकत होती है। इसलिए आज हम सब यहाँ अपने गांव के विकास, शिक्षा, रोजगार, खेल, स्वास्थ्य और तकनीक, इन जैसे मुद्दों पर अपना युवा दृष्टिकोण रखने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम सब मिलकर ऐसा गांव बनाएं जो स्वच्छ भी हो, प्रगतिशील भी हो, युवाओं के लिए अवसरों से भरा भी हो और सुरक्षित भी हो। आज हम अक्टूबर माह में गांव में हुई दुखद घटना पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। हाल ही में हमारे गांव के किसानों की फसल खराबी के कारण हमारे गोंदूर गांव के किसान सोमा बदाने ने आत्महत्या कर ली। यह हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति और गहरा दुख है। हम सभी उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं और उन्हें इस कठिन समय में धैर्य रखने का संदेश देना चाहते हैं। हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में किसान आत्महत्या जैसी घटनाओं को रोकने के लिए हम सभी योगदान दें। अगर किसी को कोई मानसिक या आर्थिक कठिनाई है तो वे पंचायत या गांव के किसी भरोसेमंद व्यक्ति से संपर्क करें। आइए हम सभी सोमा बदाने की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन व्रत धारण करते हैं। ओम शांति शांति शांति। प्यारे ग्रामवासियों, जो पिछली बैठक हुई थी अगस्त 2025 में, ग्राम सभा की पिछली बैठक में गांव में कुछ मुद्दों को उठाया गया और कुछ मुद्दों पर सहमति बनी थी। इसके तहत स्थानिक विकास निधि से 5,15,000 तथा जिला परिषद निधि से 8,35,000 और आमदन निधि से 12,50,000 रुपयों की निधि ग्राम पंचायत को प्राप्त हुई थी। इसके तहत पिछले कुछ 6 माह में गांव में विकास कार्य किए गए। इसके कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार है। पहला, स्कूल के पास के जगह से कचरा निकलवाना और उसके चारों ओर 4 दीवारी बनवाना। दूसरा, बाबा रामदेव वाली गली को पक्का करवाना। तीसरा, पशु अस्पताल में पानी की टैंक बनवाना।
चौथा, गांव में सिलाई सेंटर खुलवाना। पांचवा, स्कूल में कूड़ेदान लगवाना। छठा, बीपीएल कार्ड धारकों को आवास योजना के लिए उनके नाम दर्ज कराना। सातवां, दलित बस्ती में शौचालय का निर्माण करवाना। मान्यवर ग्राम प्रधान जी और ग्राम सभा में उपस्थित सभी सम्मानित सदस्य व ग्रामीण भाइयों बहनों, आज की सभा का विषय है हमारे गांव में नशे की समस्या व उसके समाधान। जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि नशे का प्रचलन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इससे बच्चों और युवाओं पर बुरा असर पड़ रहा है। आज इस विषय पर खुलकर चर्चा होगी। ग्राम सभा हमारी पंचायत का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मंच है। आज जो विषय है वह गांव के हर परिवार से जुड़ा है। नशा चाहे शराब का हो, तंबाकू का या अन्य मादक पदार्थ, यह परिवार को तोड़ता है, स्वास्थ्य बिगाड़ता है और समाज को पीछे ले जाता है। इसलिए आइए आज हम सब मिलकर अपने इस समस्या को दूर करते हैं और अपने सारे विचार यहाँ पर खुलकर रखिए। प्रधान जी, सबसे ज्यादा असर हम औरतों और बच्चों पर पड़ता है, क्योंकि जब पुरुष शराब पीकर घर आते हैं तो घर का माहौल खराब होता है और बच्चों की पढ़ाई भी छूट जाती है, घर का खर्चा बर्बाद होता है, बच्चों की पढ़ाई भी छूट। और गांव की औरतें चाहती है कि पंचायत इस पर सख्त कदम उठाए। आपने बिल्कुल सही कहा बहन जी। आजकल के युवा गुटखा, सिगरेट से शुरू होकर नशे के बड़े जाल में फंस रहे हैं। पढ़ाई लिखाई छोड़कर दिन भर नशे में डूबे रहते हैं। अगर हम युवा जागरूक नहीं हुए तो हमारे गांव का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। हमें इसके लिए नशा मुक्त अभियान शुरू करना होगा। बेटा, मैंने जमाना देखा है। पहले लोग शराब और नशे से दूर रहते थे, खेती बाड़ी और मेहनत से जीवन चलाते थे। पर आज का जमाना बदल गया है। नशा सिर्फ शरीर नहीं तोड़ता बल्कि संस्कार भी बिगाड़ देता है। हमें अपनी परंपरा और संस्कृति को बचाना है। प्रधान जी, मानता हूँ नशा बुरा है, पर थोड़ी बहुत शराब हमारी परंपरा है, क्योंकि शादी ब्याह में बिना शराब के मजा नहीं आता। और तो और सरकार भी शराब बेच रही है, तो फिर हम क्यों ना पिए? और जो पीना चाहता है वो तो किसी भी तरह से पी लेगा। मेरा भाई शराब के चक्कर में बर्बाद हो गया। खेत दे घर गिरवी रख दिया, बच्चों की पढ़ाई छूट गई, माँ बाप की हालत खराब है। क्या यही मजा है? अगर समाज को बचाना होगा तो नशा छोड़ना ही होगा। प्रधान जी, अगर हमें बदलाव लाना है तो शुरुआत बच्चों से करनी होगी। स्कूलों में नशा मुक्ति पर विशेष कक्षाएं हो, नुक्कड़ नाटक आयोजित किए जाए। बच्चों को जागरूक करेंगे तो बड़े भी शर्मिंदा होंगे और धीरे धीरे बदलाव आएगा। प्रधान जी, अगर हमें बदलाव लाना है तो शुरुआत बच्चों से करनी होगी। स्कूलों में नशा मुक्ति पर विशेष कक्षाएं हो, नुक्कड़ नाटक आयोजित किए जाए। बच्चों को जागरूक करेंगे तो बड़े भी शर्मिंदा होंगे और धीरे धीरे बदलाव आएगा। बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं आप लोगों ने। आइए अब हम ठोस निर्णय लेते हैं। निर्णय, गांव में एक नशा मुक्ति की समिति बनाई जाएगी। पंचायत स्तर पर शराब की अवैध बिक्री रोकने के लिए निगरानी दल बनेगा। हर रविवार को जागरूकता अभियान, जिसमें नुक्कड़ नाटक, गीत और भाषण किया जाएगा। आंगनवाड़ी और पंचायत स्कूल में नशा मुक्ति की शिक्षा दी जाएगी। अगर कोई परिवार नशा छुड़ाना चाहता है तो पंचायत उनकी मदद नशा मुक्ति केंद्र से जोड़ेगी। ये सभी निर्णय एकमत से पास किए गए हैं। सचिव जी, कई लोग सड़क के किनारे अपना सामान रख देते हैं और कुछ तो वही मवेशी भी बांध देते हैं। इससे रास्ता बहुत संकरा हो जाता है और आवागमन में मुश्किल आती है। आवागमन में बहुत मुश्किल आती है। पंचायत जल्दी सभी को अतिक्रमण हटाने की चेतावनी जारी करेगी। सचिव जी, केवल चेतावनी से काम नहीं चलेगा, लोगों को समझाना भी जरूरी है। जी हाँ, इसके लिए हम गांव में जागरूकता अभियान चलाएंगे और लोगों को सड़क साफ रखने की जिम्मेदारी बताएंगे। और अगर कोई फिर भी नहीं मानता तो ऐसे मामलों में पंचायत के नियम लागू होंगे और सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। साथियों, अब हम शिक्षा के विषय पर चर्चा करेंगे। शिक्षा केवल किताबों में नहीं बल्कि जीवन जीने के तरीकों में भी होती है।
आज के दौर में बच्चों को केवल परीक्षा नहीं बल्कि जीवन के कौशल्य सीखने की भी जरूरत है। बिल्कुल सही बात कही आपने सहायक सचिव जी। कभी कभी लगता है कि हमारे बच्चे पढ़ तो रहे हैं लेकिन जीवन की समस्याओं से जूझना नहीं सीख पा रहे हैं। इसलिए आज का विषय बहुत ही जरूरी है, किताबें या फिर जीवन कौशल। धन्यवाद सरपंच जी। विद्यालय शिक्षा का मंदिर है, पर हमें यह भी देखना होगा कि बच्चे वहां से जीवन के संस्कार लेकर निकले। हम अब नई शिक्षा नीति NEP 2020 के अंतर्गत जीवन कौशल शिक्षा शुरू कर रहे हैं, जैसे संवाद कौशल, समस्या समाधान, टीम वर्क, पर्यावरण जागरूकता और आत्मनियंत्रण। हमने बच्चों से पूछा कि वे क्या बनना चाहते हैं। किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा किसान, किसी ने कहा खिलाड़ी। हमने कहा सबसे पहले अच्छा इंसान बनो, क्योंकि शिक्षा का असली मकसद चरित्र निर्माण करना है। प्रधान जी, हमारे स्कूल के कुछ अध्यापक बाहर गांव से आने के कारण विद्यालय में सही समय पर नहीं पहुंचते तथा कभी कभी तो छुट्टियां भी ले लेते हैं। और बोलिए प्रधान अध्यापक जी इस बारे में। मैंने भी देखा है, अध्यापक सही समय पर नहीं पहुंचते। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। पहले हम सिर्फ परीक्षा की चिंता करते थे, अब सर हमें जीवन कौशल सिखाते हैं। हमने हाल ही में बोलो, सुनो और समझो नाम की गतिविधि की, जिसमें हम दूसरों की बात ध्यान से सुनना सीखते हैं। अब मैं घर पर भी माँ बाप से झगड़ा नहीं करता, बल्कि बात समझने की कोशिश करता हूँ। शिक्षा में अभिभावक की भूमिका कई महत्वपूर्ण है। कई बार तो बच्चे स्कूल पर सीखते हैं पर उन्हें घर पर माहौल नहीं मिलता। हम चाहते हैं कि हर परिवार महीने में कम से कम एक दिन स्कूल आकर बच्चों से बात करे। शिक्षक अकेले नहीं बल्कि परिवार और पंचायत मिलकर शिक्षा का वातावरण बना सकते हैं। में तो स्कूल जाना ही बड़ी बात थी। आज हमारे बच्चे मोबाइल चला रहे हैं लेकिन जीवन के संस्कार भूल रहे हैं। शिक्षा का मतलब सिर्फ अक्षर ज्ञान नहीं होता साहब, बल्कि आदर और अनुशासन भी होता है। मैं चाहती हूँ कि बच्चों को गांव की मिट्टी और परंपरा से भी जोड़ा जाए। और डिजिटल साक्षरता दोनों पर काम कर रही है। हमने बच्चों के लिए हुनर हाट जैसी गतिविधियां शुरू की, जिसमें वे कढ़ाई, बागवानी, मिट्टी कला जैसी अनेक चीजें सीखते। शिक्षा को केवल रोजगार तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, उसे जीवन निर्माण का माध्यम बनाना चाहिए। सरपंच जी, पंचायत स्तर पर बाल शिक्षा समिति निर्माण करेंगे, जो यह देखेगी कि हर बच्चा स्कूल जाए। जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं उन्हें वापस लाना हमारी पहली प्राथमिकता है। हम शिक्षा के अधिकार अधिनियम को वापस जमीनी स्तर पर लागू करेंगे। साथ ही हम यह भी चाहेंगे कि विद्यालय में खेल, संगीत, लोक कला जैसी शिक्षाओं को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि हर बच्चा अपनी किताबों में नहीं प्रतिभा में चमकता है। धन्यवाद सरपंच। शिक्षा और रोजगार का सीधा संबंध है। अगर बच्चे जीवन कौशल सीखेंगे तो गांव में ही रोजगार के अवसर बना सकते हैं। हम पंचायत में युवाओं के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण और कृषि आधारित उद्यम के प्रशिक्षण की योजना बना रहे हैं। सचिव जी, हमारे गांव के कई घरों में अभी भी शौचालय की व्यवस्था नहीं है। इसी मजबूरी के कारण लोग खुले में शौच के लिए जाते हैं। इस पर कुछ व्यवस्था जरूरी है। आपने सही समस्या उठाई है। पंचायत स्वच्छ भारत अभियान के तहत हर घर में शौचालय निर्माण का काम तेज करेगी। और स्वच्छता के बारे में जागरूकता भी जरूरी है। कई घरों में शौचालय होने के बाद भी उसका उपयोग नहीं किया जाता। जी हाँ, इसके लिए हम गांव में स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम, स्कूलों में अभियान और महिला समूह के माध्यम से संदेश फैलाएंगे। बहुत अच्छा सचिव जी, इससे हमारे गांव में गंदगी और बीमारी दोनों कम होगी। हम सभी के सहयोग से गांव को पूर्ण स्वच्छ और खुले में शौच से मुक्त बनाएंगे। आपने सही समस्या उठाई है। पंचायत स्वच्छ भारत अभियान के तहत हर घर में शौचालय निर्माण का काम तेज करेगी। और स्वच्छता के बारे में जागरूकता भी जरूरी है। कई घरों में शौचालय होने के बाद भी उसका उपयोग नहीं किया जाता। जी हाँ, इसके लिए हम
गांव में स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम, स्कूलों में अभियान और महिला समूह के माध्यम से संदेश फैलाएंगे। बहुत अच्छा सचिव जी, इससे हमारे गांव में गंदगी और बीमारी दोनों कम होगी। हम सभी के सहयोग से गांव को पूर्ण स्वच्छ और खुले में शौच से मुक्त बनाएंगे। साथियों, अब हम चर्चा करेंगे ग्राम सभा के सबसे महत्वपूर्ण विषय पर, खेलकूद और फिटनेस। मोबाइल और टीवी के कारण बच्चों और युवाओं में शारीरिक गतिविधियां कम होती जा रही है। स्वास्थ्य और फिटनेस केवल शरीर नहीं बल्कि मन और आत्मविश्वास को भी मजबूत करती है। बिल्कुल सही बात बोली आपने सचिव जी। खेल सिर्फ हमें हार जीत नहीं, जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं। टीम में टीम वर्क, अनुशासन और समय का महत्व। आज का हमारा विषय है खेलकूद, स्वस्थ युवा समृद्ध गांव। विद्यालय में खेल को शिक्षा का हिस्सा माना जाता है, लेकिन गांव के स्तर पर इसे और मजबूत करने की जरूरत है। हमारे बच्चे कबड्डी, खो खो, दौड़, वॉलीबॉल, योग और मार्शल आर्ट में भी बहुत आगे जा सकते हैं। हम चाहते हैं कि पंचायत भी खेल मैदान की व्यवस्था, खेल सामग्री और टूर्नामेंट के लिए सहयोग करे। मैं इंटर कॉलेज प्रतियोगिता में वॉलीबॉल खेलता हूँ। पहले गांव में खेल की सुविधाएं कम होने के कारण हमें अभ्यास में भी दिक्कत होती थी, लेकिन जब से गांव में खेल की सुविधाएं बढ़ी, हमारा मनोबल भी बढ़ा। खेल से हमें सीख मिलती है हार कर भी मुस्कुराना, टीम में मिलकर काम करना और स्वस्थ रहना। शिक्षा की तरह खेल में भी माता पिता की भूमिका जरूर है। कई माता पिता सोचते हैं कि खेल पढ़ाई का समय बर्बाद करते हैं, पर असल में खेल से बच्चों का दिमाग तेज और शरीर स्वस्थ होता है। हम सुझाव देते हैं कि हर परिवार हफ्ते में कम से कम एक दिन स्कूल आकर बच्चों को खेलने के लिए भेजे। हमारे जमाने में बच्चे सुबह से शाम तक बाहर खेला करते थे। आज बच्चे मोबाइल पर ज्यादा समय बिता रहे हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। मैं चाहती हूँ कि बच्चों के लिए गांव में एक सुरक्षित खेल स्थान हो और हर बच्चा कम से कम 1 घंटा बाहर खेले। डिफेंस क्लास, योगा कैंप, फिटनेस गेम्स आयोजित किए गए हैं। गेम सिर्फ शरीर नहीं बल्कि आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता बढ़ाता है। गांव में अब पढ़ो, जाओ, सीखो अभियान शुरू किया जाएगा। हर रविवार गांव के चौपाल पर वयस्क साक्षरता कक्षा भी लगेगी। हमारा उद्देश्य है हर घर साक्षर, हर बच्चा कुशल। अब मैं सर्व करूंगा कि हमारे गांव के मेधावी छात्र भावेश और शमिका, इनका जवाहर नवोदय विद्यालय में चयन हुआ है। इसके लिए उनको पुरस्कृत करें और उनका पुष्पगुच्छ देकर सम्मान करें। भावेश। शमिका। मैं पंचायत की ओर से इन दोनों बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं तथा इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साथियों, शिक्षा गांव की रीढ़ है। हम चाहते हैं कि हर बच्चा स्कूल जाए और ऐसा नागरिक बने जो अपने गांव को आगे बढ़ाए। आज से पंचायत यह संकल्प लेती है कि स्कूलों में जीवन कौशल की गतिविधियां नियमित कराई जाएगी, ड्रॉप आउट बच्चों की सूची बनाई जाएगी और उन्हें स्कूल लौटाया जाएगा। पंचायत भवन में ग्रामीण पुस्तकालय का निर्माण किया जाएगा और स्कूलों में अध्यापकों की कमी को भी जल्दी दूर किया जाएगा। ये सारे निर्णय एकमत से पास हुए हैं। आपकी बात उचित है। पंचायत जल्दी ही पुनः सर्वे करवाएगी ताकि कोई भी पात्र परिवार छूट न जाए। और जो पुराने रिकॉर्ड गलत है उन्हें भी सुधारना चाहिए सचिव जी। जी हाँ, सर्वे के बाद पात्र परिवारों की नई सूची बनाई जाएगी
होगी और उसे रिपोर्ट के रूप में जिला पंचायत में भेजा जाएगा ताकि उन्हें समय पर लाभ मिल सके। यह सही कदम होगा सचिव जी, इससे वंचित परिवारों को उनका घर मिल पाएगा। हम सभी के सहयोग से यह प्रक्रिया पारदर्शी और न्यायपूर्ण तरीके से पूरी हो सकती है। अब हम अपने गांव की आत्मा कृषि पर चर्चा करेंगे। हमारा विषय है मिट्टी से पहचान, क्योंकि मिट्टी और किसान का रिश्ता माँ बेटे जैसा होता है। बिल्कुल सही कहा सचिव जी। हमारा गांव तभी समृद्ध होगा जब हमारी खेती उपजाऊ और मिट्टी टिकाऊ होगी। आइए सबसे पहले कृषि सहायक जी हमें बताएं हमारे मिट्टी की क्या स्थिति है। सरपंच जी, हमने पिछले महीने गांव की मिट्टी की जांच की थी। उसमें पाया गया कि अभी भी कई खेतों में नाइट्रोजन और जैविक तत्वों की कमी है। हम किसानों को सलाह देते हैं कि वह अपने खेतों में रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद और गोबर खाद का प्रयोग बढ़ाएं। हम अब मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड योजना लागू कर रहे हैं। हर किसान को उसकी भूमि की रिपोर्ट्स दी जाएगी ताकि वह सही फसल का चुनाव कर सके। मिट्टी को समझना यानी ही अपनी धरती से पहचान बनाना है। फिटनेस हम पंचायत में मनरेगा के तहत खेत, तालाब और चेक डैम बना रहे हैं। इससे किसानों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी और मिट्टी की नमी बनी रहेगी। हमने तय किया है कि अगले 2 महीने में हर खेत के किनारे पौधे लगाए जाएंगे ताकि मिट्टी कटाव रुक सके। हम गांव में जैविक खेती प्रशिक्षण देने जा रहे हैं, जिसमें महिलाएं और युवा मिलकर गोबर गैस प्लांट बना सकते हैं, जिससे हमें गैस भी मिलेगी और जैविक खाद भी बनेगी। मिट्टी की सेहत से ही किसान की सेहत जुड़ी है। हम महिलाएं अब खेतों में जूट आधारित मल्चिंग कर रही है, जिससे मिट्टी में नमी रहती है और खरपतवार कम उगता है। हम यह तकनीक हर किसान परिवार तक पहुंचाएंगे। कृषि सिर्फ फसल नहीं बल्कि पर्यावरण का संतुलन भी है। हमें प्लास्टिक की थैलियों को पूरी तरह से बंद करना होगा, क्योंकि वो मिट्टी को बर्बाद कर रही है। हर किसान को अपने खेत के किनारे 10 पेड़ लगाने होंगे और यह अब पंचायत का नया नियम होगा। हम मिट्टी संरक्षण अभियान के लिए ब्लॉक से सहयोग लेंगे। हर किसान को प्रशिक्षण दिया जाएगा कि वह अपनी मिट्टी की जांच कैसे करे। पंचायत भवन में कृषि ज्ञान केंद्र की शुरुआत की जाएगी। साथियों, किसान हमारे गांव की रीढ़ है। हमारी मिट्टी सोने जैसी है, हमें बस उसे प्यार से संभालना है। हम आज से यह संकल्प लेते हैं कि हम मिट्टी परीक्षण करवाएंगे, जैविक खेती अपनाएंगे और खेतों में पेड़ लगवाएंगे। ये सारे निर्णय हमने एक मत से पास किए हैं। शायद सचिव जी, गांव के कई पात्र परिवार के नाम आवास योजना की सूची में नहीं आए हैं। वे गरीब परिवार अभी भी बिना पक्के मकान के रह रहे हैं। इस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। सूची में नहीं आए हैं। आपकी बात उचित है। पंचायत जल्दी पुनः सर्वे करवाएगी ताकि कोई भी पात्र परिवार छूट न जाए। और जो पुराने रिकॉर्ड गलत है उन्हें भी सुधारना चाहिए सचिव जी। जी हाँ, सर्वे के बाद पात्र परिवारों की नई सूची बनाई जाएगी और उसे रिपोर्ट के रूप में जिला पंचायत में भेजा जाएगा ताकि उन्हें समय पर लाभ मिल सके। यह सही कदम होगा सचिव जी, इससे वंचित परिवारों को उनका घर मिल पाएगा। हम सभी के सहयोग से यह प्रक्रिया पारदर्शी और न्यायपूर्ण तरीके से पूरी हो सकती है। ज्यादा खाद मतलब ज्यादा फसल, पर 2 साल बाद देखा जमीन सख्त हो गई और फसल घट गई। फिर मुझे कृषि सहायक मैडम ने सिखाया कि जमीन को आराम दो और उसे सांस लेने दो। अब मैं फसल चक्र अपनाता हूँ। 1 साल गेहूँ, अगले साल दाल। अब मेरी जमीन फिर से मुस्कुरा रही है। कृषि सहायक मैडम, गाँव में उर्वरक की समस्या है। जब फसलों को उर्वरक देना होता है तब उर्वरक होता ही है और फसल होने के बाद उर्वरक प्राप्त हो जाता है। इस पर कोई उपाय योजना करें। खेल और फिटनेस
हम पंचायत में मनरेगा के तहत खेत तालाबों चेक डैम बना रहे हैं। इससे किसानों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी और मिट्टी की नमी बनी रहेगी। हमने तय किया है कि अगले 2 महीने में हर खेत के किनारे पौधे लगाए जाएंगे ताकि मिट्टी कटाव रुक सके। रोजगार साहेब जी, 1 साल से मनरेगा के पैसे अभी तक प्राप्त नहीं हुए। हमारे फोटो राशन कार्ड का उपयोग करके बिचौले हमारे हक के पैसे खा लेते हैं। खा लेते, सब तो खा लेते तुम लोग। हमारी खेतों की मिट्टी सख्त हो चुकी है, क्या इसके लिए कोई योजना है? हम गांव में जैविक खेती प्रशिक्षण देने जा रहे हैं, जिसमें महिलाएं और युवा मिलकर गोबर गैस प्लांट बना सकते हैं, जिससे हमें गैस भी मिलेगी और जैविक खाद भी बनेगी। मिट्टी की सेहत से किसान की सेहत जुड़ेगी। हम महिलाएं अब खेतों में जूट आधारित खेती कर रही है, जिससे मिट्टी में नमी रहती है और खरपतवार कम उगता है। हम यह तकनीक हर किसान परिवार तक पहुंचाएंगे। कृषि सिर्फ फसल नहीं बल्कि पर्यावरण का संतुलन भी है। हमें प्लास्टिक की थैलियों को पूरी तरह से बंद करना होगा, क्योंकि वो मिट्टी को बर्बाद कर रही है। हर किसान को अपने खेत के किनारे 10 पेड़ लगाने होंगे और यह अब पंचायत का नया नियम होगा। सचिव जी, बरसात में कई गलियों में पानी भर जाता है। न सिर्फ कई रास्ते बंद हो जाते हैं, बल्कि मच्छर बढ़ने से बीमारी का खतरा भी बढ़ जाता है। इस पर जल्दी समाधान चाहिए। आप सही कह रहे हैं। पंचायत सबसे पहले जल भराव वाली जगहों की पहचान करेगी और सूची तैयार करेगी। लेकिन सचिव जी, यह समस्या तब तक खत्म नहीं होगी जब तक आप पक्के नाले नहीं बनाते। बिल्कुल, हम पक्का नाला निर्माण, गंदगी व मिट्टी उठाने का कार्य शुरू करेंगे ताकि पानी रुकने की स्थिति न बने। अच्छा है सचिव जी, इससे गलियां भी साफ रहेगी और बीमारी भी नहीं फैलेगी। हम इसे बरसात शुरू होने से पहले पूरा करने का प्रयास करेंगे। सचिव जी, गांव में आवारा मवेशी सड़क व खेतों में घूम रहे हैं। इससे दुर्घटनाएं भी हो रही हैं और फसल का नुकसान भी। कृपया कोई ठोस व्यवस्था करें। आपकी बात सही है। पंचायत जल्दी गौशाला की व्यवस्था मजबूत करेगी और आवारा पशुओं को वहाँ रखा जाएगा। और जो लोग अपने पशु खुले छोड़ देते हैं, उनका क्या? हर पशु पर नंबर टैग लगाया जाएगा और खुले छोड़े गए पशुओं के मालिकों पर जुर्माना लगाया जाएगा। अच्छा है सचिव जी, इससे समस्या काफी कम होगी। हाँ, और हम गांव में जागरूकता अभियान चलाएंगे। हम सबके सहयोग से गांव को सुरक्षित बनाएंगे। अब अगला विषय है स्वास्थ्य और स्वच्छता। स्वस्थ गांव समृद्ध गांव। साथियों, अब हम चर्चा करेंगे अपने जीवन के सबसे जरूरी विषय पर, स्वास्थ्य और स्वच्छता। कहते हैं जहाँ सफाई वहाँ ईश्वर निवास करते हैं। हमारा लक्ष्य है स्वस्थ गांव समृद्ध गांव। हमने सड़कें बनाई, पानी की टंकी लगाई, लेकिन अगर गांव बीमार है तो सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए आज हम सब मिलकर तय करेंगे कि हमारा गांव रोग मुक्त और साफ सुथरा कैसे बने। रोज गांव में घूमती हूँ, कई घरों में अभी भी शौचालय नहीं बने हैं या इस्तेमाल नहीं किए जाते। इससे बीमारियां फैलती है, डायरिया, डेंगू, मलेरिया जैसी। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि खुले में शौच बिल्कुल बंद करें। घर में साबुन से हाथ धोने की आदत डालिए और गर्भवती महिला की नियमित जांच करना ही हमारी जिम्मेदारी है। हम आंगनवाड़ी में बच्चों को पौष्टिक भोजन देते हैं, पर कई बार बच्चे घर से ही बीमार होकर आते हैं। अगर घर या आसपास में साफ सफाई नहीं होगी तो पोषण का लाभ भी नहीं मिलेगा। इसलिए हम यह चाहते हैं कि हर माँ यह समझे कि साफ पानी, साफ बर्तन और साफ मन यही असली दवा है। हम अब स्वच्छ मातृ अभियान शुरू करेंगे, जिसमें हर महिला माह में एक दिन घर और गली की साफ सफाई करेगी। साथ ही साथ अपने बच्चों को हाथ धोने की आदत भी सिखाएगी। हमारी पंचायत में स्वास्थ्य समिति हर महीने गांव के हालातों की समीक्षा करती है। अब हमने तय किया है कि हर
हर गली में डस्टबिन रखे जाएंगे। पानी की टंकी की सफाई हर 15 दिन में होगी व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर हफ्ते में 2 दिन उपलब्ध रहेंगे। यह सभी नियम एक मत से पास हुए हैं। हमें बीमारी को छिपाना नहीं, बताना होगा। अगर किसी को कोई बुखार या संक्रमण हो तो आशा दीदी से संपर्क करें। हम स्कूल में बच्चों को सिर्फ खाना नहीं, सफाई की शिक्षा भी देते हैं। बच्चे अगर खाने से पहले हाथ धोए तो 80% बीमारियां खुद ब खुद रुक जाती है। हम सब पंचायत से यह चाहेंगे कि सफाई दिवस हर रविवार को मनाया जाए। हमारे जमाने में लोग मिट्टी से घर लीपते थे, रोज झाड़ू लगाते थे। अब तो लोग गंदगी के बीच मोबाइल चला रहे हैं। अगर गाँव को भगवान का घर बनाना होगा तो हमें खुद झाड़ू उठानी होगी। हम नौजवान अब ठान चुके हैं, गांव साफ सुथरा रखेंगे। हम युवा सफाई दल बनाएंगे, हर शनिवार सफाई अभियान चलाएंगे। हम इसमें बच्चों को भी शामिल करेंगे ताकि आने वाली पीढ़ी स्वच्छता सीखे। स्वच्छता का मतलब सिर्फ गली कूड़ा नहीं, बल्कि पेड़ पौधों से जुड़ाव भी है। जहाँ पेड़ होते हैं वहाँ की हवा शुद्ध रहती है। इसीलिए एक घर एक पौधा इस अभियान को स्वास्थ्य योजना से जुड़े। हम पंचायत की बैठक में प्रस्ताव रखेंगे कि हर घर के पास नाली और कचरा प्रबंधन की व्यवस्था हो। इसके लिए हम ब्लॉक कार्यालय से फंड लाएंगे। स्वच्छता को सिर्फ कार्यक्रम नहीं, जीवन शैली बनाना होगा। मैं ग्राम सभा के निर्णयों को रजिस्टर में दर्ज कर रही हूँ। पहला, स्वच्छ मातृ अभियान। दूसरा, सफाई दिवस हर रविवार। तीसरा, डस्टबिन और नालियों की व्यवस्था। चौथा, युवा सफाई दल का गठन। पांचवा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की साप्ताहिक निगरानी। ये सभी निर्णय एक मत से पास हुए हैं। साथियों, साफ सफाई सिर्फ एक आदत नहीं है, यह एक संस्कार है। जब गांव साफ रहेगा तो बीमारियां घटेगी, खर्च घटेगा और जीवन खुशहाल होगा। इसलिए आइए हम यह मिलकर एक शपथ लें। मैं शपथ लेता हूँ कि अपने गांव को स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए हमेशा स्वच्छता का पालन करूंगा। मैं कचरा निर्धारित स्थान पर ही डालूंगा। नालों और जल स्रोतों को गंदा नहीं होने दूंगा तथा प्लास्टिक के उपयोग को कम करने का प्रयास करूंगा। मैं पौधारोपण, सफाई और पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदारी निभाऊंगा तथा दूसरों को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित करूंगा। ग्राम सभा के अगले सत्र में बात करेंगे पर्यावरण, धरती माँ हमारी जिम्मेदारी और साथ ही खेलकूद और संस्कृति, जोश और होश पर भी हम विचार करेंगे। सचिव मैडम, मैं एक गंभीर समस्या उठाना चाहती हूँ। हमारे गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कई महीनों से डॉक्टर ही उपलब्ध नहीं है। छोटे बड़े सभी मरीजों को शहर जाना पड़ता है और गरीब परिवार तो इलाज ही नहीं करा पाते। यह बहुत गंभीर समस्या है। हाँ, परसों हमारे पड़ोसी दीपक के बच्चे को बहुत ज्यादा बुखार था। गांव में कोई डॉक्टर न होने के कारण हमें उस बच्चे को अपना खर्चा उठाकर शहर के अस्पताल में ले जाना पड़ा। अगर कोई गांव में डॉक्टर होते तो हमें इन कठिन परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता। इस पर कोई ठोस कार्रवाई कीजिए। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। गाँव डॉक्टर की अनुपस्थिति के कारण गांव के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। पंचायत इसे प्राथमिकता से देख रही है। सचिव मैडम, कई बार तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दवाई भी उपलब्ध नहीं होती, न डॉक्टर है न ठीक से स्टाफ। अगर आपातस्थिति हो तो मरीज को ले जाने में ही समय लग जाता है। जी, यह बात सही है। इसलिए हम 3 मुख्य कदम उठाने जा रहे हैं। पहला, डॉक्टर की नियुक्ति के लिए जिला स्वास्थ्य कार्यालय को तुरंत प्रस्ताव भेजा जाएगा। दूसरा,
स्वास्थ्य केंद्र में आवश्यक दवाइयों का स्टॉक पुनः उपलब्ध कराया जाएगा। तीसरा, ANM और कंपाउंडर की ड्यूटी नियमित सुनिश्चित की जाएगी ताकि कम से कम बुनियादी उपचार उपलब्ध रहे। सचिव मैडम, प्रस्ताव भेजने के बाद भी अगर काम में समय लगता है तब तक क्या किया जाएगा? मरीजों को तो हर दिन मदद चाहिए होती है। इस बीच पंचायत मोबाइल हेल्थ यूनिट या पास के कस्बे से साप्ताहिक डॉक्टर विजिट का प्रबंध करने की कोशिश करेगी ताकि अस्थायी रूप से लोगों को राहत मिल सके। यह बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर अगर हफ्ते में 2-3 दिन से आ जाए तो गांव के बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं को बहुत फायदा होगा। बिल्कुल। साथ ही हम स्वास्थ्य केंद्र की सुविधाओं का भी सर्वे कराएंगे, जैसे खाट, स्ट्रेचर, बिजली की व्यवस्था, पानी आदि, ताकि जो भी कमी है उसे सुधार कर सूची बनाई जा सके। धन्यवाद सचिव मैडम। साथियों, आज हम एक बहुत खास पेड़ को अपने गांव में रोपित करेंगे। यह सिर्फ एक पेड़ नहीं, हमारी धरती की सुरक्षा और गांव में हरियाली का प्रतीक भी होगा। यह पेड़ हमें शुद्ध हवा देगा, पर्यावरण संतुलन बनाए रखेगा और बच्चों को प्रकृति का महत्व भी सिखाएगा। हमारा निर्णय है, यह पेड़ हर साल गांव की समर्पित टीम द्वारा संभाला जाएगा। यह पेड़ सिर्फ एक पौधा नहीं, गांव की नई पीढ़ी के लिए जीवन और प्रेरणा का स्रोत बनेगा। हम युवा समूह ग्रीन टीम ने ये तय किया है, हम इस पेड़ की देखभाल खुद करेंगे। हम इसे हर सुबह और शाम पानी देंगे, मिट्टी की जुताई करेंगे और इसे पोषण देंगे। हम इसे सोशल मीडिया व स्कूलों में भी अपना अनुभव साझा करेंगे ताकि और लोग प्रेरित हो। हम यह भी सिखाएंगे कि पेड़ की छाया, फल और हवा सभी के लिए है, इसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। मैंने अपने समय में देखा है कि एक पेड़ कितनी जीवन बचा सका है। पेड़ की छाया में बच्चे खेलेंगे, बुजुर्ग आराम करेंगे और पक्षी घोंसले बनाएंगे। हमें इसे सिर्फ रोपित नहीं करना होगा, बल्कि इसे प्यार और ध्यान भी देना होगा। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि पेड़ के आसपास मिट्टी, पानी, पौष्टिक तत्व सही मात्रा में हो। साथ ही गांव के अन्य पेड़ों की सूची बनाएंगे और हर घर कम से कम एक पौधा रोपित करने के लिए प्रेरित करेंगे। इस पेड़ को हम गांव की पहचान बनाएंगे। हर बच्चे को इसकी देखभाल की जिम्मेदारी दी जाएगी। यह पेड़ हमें यह भी सिखाएगा कि पर्यावरण की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। हम हर वर्ष वृक्षारोपण दिन भी मनाएंगे। इसके साथ साथ वृक्षारोपण और साफ सफाई भी करेंगे। हम बच्चों को पर्यावरण शिक्षा देंगे। इस पेड़ के पास शैक्षिक बोर्ड लगेगा। इसके फायदे, पौधों की देखभाल और प्राकृतिक संतुलन की जानकारी। वृक्षारोपण देखभाल योजना, बच्चों की जिम्मेदारी और हर साल का वृक्षारोपण दिवस। सभी विवरण डिजिटल फॉर्म में सुरक्षित किए जाएंगे ताकि आने वाली पीढ़ियां उनका पालन कर सके। यह पेड़ सिर्फ एक पौधा नहीं, गांव की नई जान है। हम सब मिलकर इसे बचाएंगे, इसकी देखभाल करेंगे और इसे गांव का प्रतीक बनाएंगे। सचिव मैडम, बच्चों को डर लगता है, बुजुर्ग गिर जाते हैं। आखिर कब तक हम ऐसा सहन करेंगे? कृपया बताइए, हमारे गांव में रोशनी कब लौटेगी? हाँ, कब लौटेगी बोलो, कब लौटेगी बोलो। तुम सिर्फ बोलते हो, करते नहीं। आपकी पीड़ा समझती हूँ। पंचायत को स्थिति का पूर्ण ज्ञान है। इसी कारण हम सौर ऊर्जा पर आधारित LED लाइटें लगाने की योजना लेकर आए हैं, जो बिना बिजली के रात भर चमकेंगी। हम वादा कर आपकी गली को पहली प्राथमिकता में रखा गया है। तो क्या यह काम जल्दी शुरू होगा? हम सब रोज उम्मीद लगाकर बैठते हैं। हाँ, सर्वेक्षण टीम इस सप्ताह आएगी और पहले चरण में आपकी गली में लाइटें लगाई जाएगी। हम वादा करते हैं कि अब गाँव अंधेरे में नहीं रहेगा। धन्यवाद सचिव मैडम। सचिव साहब, हमारे मोहल्ले में नाले भरे पड़े हैं। हल्की सी बारिश होते ही पानी जमा हो जाता है, बदबू फैलती है, मच्छर बढ़ जाते हैं। बच्चों का बाहर निकलना भी मुश्किल हो चुका है। आखिर इसका समाधान कब होगा? आपकी चिंता वाजिब है। खुले नाले और रुकता पानी स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। इसी कारण पंचायत ने नालों को ढकने
गंदगी फेंकने से रोकने और सफाई करवाने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाए हैं। साहब, कई बार सफाई वाले आते ही नहीं, नाली महीनों तक भरे पड़े रहते। क्या इस पर व्यवस्था सही होगी? जी, इस बार सफाई का साप्ताहिक कैलेंडर बनाया गया है। सफाई कर्मियों की उपस्थिति दर्ज होगी और लापरवाही पर कार्यवाही भी की जाएगी। हमारी प्राथमिकता है गली गली स्वच्छता पहुंचाएंगे। और नालों को ढकने का काम हो तो बहुत जरूरी है। पहले चरण में भीड़ भाड़ और पानी रुकने वाले इलाकों के नाले ढके जाएंगे ताकि मच्छर कम पैदा हो, गंदगी रुके और रास्ता भी साफ रहे। धन्यवाद सचिव साहब। सचिव मैडम, हमारे गांव की सड़कें जगह जगह टूटी पड़ी है। गड्ढों की वजह से बाइक फिसलती है, बच्चों को स्कूल जाना मुश्किल हो जाता है और बरसात में तो रास्ता बिल्कुल खराब हो जाता है। आखिर ये सड़कें कब ठीक होगी? आपकी तकलीफ उचित है। गांव में सड़कों की खराब स्थिति, आवागमन और सुरक्षा दोनों के लिए गंभीर परेशानी बन चुकी है। इसी कारण पंचायत ने निर्णय लिया है कि पंचायत समिति से विशेष निधि की मांग की जाएगी और मनरेगा मजदूरों के सहयोग से सड़क मरम्मत का कार्य तुरंत शुरू किया जाएगा। मैडम, पिछले साल भी बात हुई थी लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। क्या इस बार सच में कार्रवाई होगी? जी, इस बार ग्राम सभा के निर्देश के अनुसार प्राथमिकता सूची तैयार कर दी गई है। जिन सड़कों पर सबसे अधिक दुर्घटना और परेशानी होती है वहां पहले मरम्मत होगी। मनरेगा के तहत मजदूरों की टीम भी बनाई गई है। जैसे निधि स्वीकृत होती है, काम शुरू किया जाएगा। धन्यवाद सचिव मैडम। आज की बैठक में हमने गांव की सभी प्रमुख समस्याओं पर चर्चा की और उनके व्यवहारिक समाधान भी तय किए। इन कार्यों को चरणबद्ध तरीके से ग्राम पंचायत नीति, सरकारी योजनाओं और हम सभी के सहयोग से पूरा किया जाएगा। मैं सभी ग्रामवासियों से अपील करता हूँ कि स्वच्छता बनाए रखें, बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करें और पर्यावरण की रक्षा में सहयोग दें। हम सब मिलकर अपने गांव को समृद्ध गांव और आदर्श गांव बना सकते हैं। मैं हृदय से सभी ग्रामवासियों, पंचायत सदस्यों, युवाओं, सरकारी अधिकारी, आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने आज की इस युवा ग्राम सभा में हिस्सा लिया। आप सभी के सुझाव और सहयोग ही हमारी असली शक्ति है। आपके साथ से हम गांव की सारी समस्याओं को दूर करेंगे और विकास की दिशा में आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय महाराष्ट्र। ग्रामसभेसाठी उपस्थित सरपंच, सचिव आणि सर्व सदस्य तसेच ग्राम सभेचे सर्व ग्रामीण मंडळी, तुम्हा सर्वांचं विद्यालय परिवारातर्फे मी हार्दिक स्वागत करतो। तुम्ही जे काही प्रयत्न मेहनत घेतली त्या मेहनतीला तुमच्या त्या ज्या वेळ काढून तुम्ही जो परफॉर्मन्स दिला, आदर्श ग्रामसभा कशी असावी हे आजच्या या ग्रामसभेतून दिसलं। परंतु प्रत्यक्षात मात्र ग्रामसभा कशी असते, तिथे पोलिसांचं काय काम, ह्या सर्व गोष्टी तुम्हाला भविष्यात याचा अनुभव येईलच। असो, सर्व विद्यार्थ्यांनी या ग्रामसभेसाठी पुन्हा एकदा जोरदार टाळ्या वाजून त्यांचं स्वागत करा। आणि ती आनंदाची गोष्ट म्हणजे आपल्या जवाहर नवोदय विद्यालय धुळेच्या पूर्व प्राचार्या उषा माने मॅडम ह्या पुन्हा एकदा त्यांची विद्यार्थी सेवा, जनसेवा देण्यासाठी आपल्यामध्ये उपस्थित झालेले आहेत। खूप आनंदाची गोष्ट आहे। त्यांच्या प्रदीर्घ सेवेचा विद्यालयाच्या विकासासाठी निश्चितच उपयोग होईल। जुलै महिन्यात जेव्हा त्यांच्या सेवापूर्तीचा कार्यक्रम घडला त्याच वेळेस मी त्यांना शुभेच्छा दिल्या होत्या की पुन्हा मॅडम येतील। 8 दिवसापूर्वी बराच वेळ मॅडमशी बोलणं सुद्धा झालं। तर
त्या म्हणत सर धुळेला मिळालं तर जाईन, नाही तर जाणार नाही. म्हटलं मॅडम तुम्हाला धुळेच मिळेल आणि भेटूयात 8-10 दिवसात. आणि खरंच मॅडम आल्यात. पुनश्च एकदा त्यांच्यासोबत काम करण्याचा योग येईल. मी उषा माने मॅडम यांना विनंती करतो की त्यांनी या ठिकाणी स्टेजवर यावं आणि आमच्या विद्यालयाच्या सध्याच्या प्रभारी प्राचार्या चौधरी मॅडम यांना विनंती करतो की पुनश्च एकदा त्यांच्या आगमनाबद्दल विद्यालय परिवारातर्फे त्यांचं आपल्या सर्वांच्या वतीने हार्दिक स्वागत करूया. युवा ग्रामसभा कशी झाली या बाबतीत जे नेहमी ग्रामसभेचा अनुभव घेतात अशा अधिकाऱ्यांचं, अशा जनप्रतिनिधींचं म्हणणं आपल्याला ऐकून घ्यायचंय. मी सर्वप्रथम या ठिकाणी श्री वाकसर ग्रामपंचायत अधिकारी यांना या ठिकाणी मंचावर आमंत्रित करतो की त्यांनी आमच्या या बालगोपाळांनी आजची जी आदर्श युवा ग्रामसभा जी घडवून आणली त्या बाबतीत त्यांचं मनोगत व्यक्त करावं. आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख चीफ गेस्ट आमच्या सरपंच मॅडम आणि आजच्या सभेचे अध्यक्ष तुमचे सरपंच साहेब. हे प्रथमतः असं होतं की दोघं सरपंच मी समोरासमोर बघतोय. तर आजची सभा ग्रामसभा अशीच जर सभा प्रत्येक गावात झाली तर ते गाव विकासाकडे वाटचाल इतर गावांपेक्षा लवकर करेल. कारण गावाच्या विकासामध्ये ग्रामसभेला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. गावाच्या बाबतीत, विकासाच्या बाबतीत सगळे निर्णय या ग्रामसभेमध्ये घेतले जातात आणि त्याची अंमलबजावणी सुद्धा त्या ग्रामसभेच्या माध्यमातून केली जाते. आजच्या ग्रामसभेमध्ये मी बघितलं की अत्यंत अभ्यासूपणे विषय मांडले गेले. तुमच्या सरपंच साहेबांनी सुद्धा त्याच्यावर एकमताने निर्णय घेतले आणि विशेषतः जे निर्णय पास झाले ते निर्णय सगळ्यांना मान्य झाले. म्हणजे ते नशामुक्ती असो, कृषी संबंधित असो, आरोग्यासंबंधित असो, आर्थिक विषयावर असो, जे सरपंच साहेबांनी विषय एकमताने मान्य केले ते अत्यंत अभ्यासूपणे तो निर्णय घेतला. खरं तर ही ग्रामसभा आणि आमची ग्रामसभा याच्यामध्ये खूप फरक आहे. आणि मी स्वतः सचिव आहे आणि सचिव नात्याने मला तिथं बसून असं वाटलं की ही जी ग्रामसभा होते ना, ही ग्रामसभा प्रत्येक गावामध्ये झाली पाहिजे. आणि जर ही प्रत्येक गावामध्ये झाली तर खरोखरच तो विकास व्हायला वेळ लागणार नाही. ग्रामसभेमध्ये जे ग्रामसभेचे अधिकार आहेत, तुम्ही महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 ॲक्ट नाव वाचलं असेल किंवा ऐकलं असेल. त्याच्यातलं कलम 9, 8 आणि 9 ह्या ग्रामसभेशी संबंधित आहेत. ह्या ग्रामसभेला खूप अधिकार दिलेले आहेत. पण जो पहिला एक विषय झाला होता की शाळेसंबंधित, इथे एक विषय झाला होता की पोरांना विचारलं गेलं की तुम्हाला काय बनायचं आहे. तर बऱ्याच पोरांनी असं उत्तर दिलं होतं की सर बोलले वाटतं की कोणी डॉक्टर, कोणी इंजिनियर, कोणाला वेगळ्या विषयात प्रगती करायची किंवा ते बनायचं होतं. पण ते सर बोलले की इथं हे होण्या अगोदर तुम्ही एक चांगला मनुष्य बना, सुज्ञ नागरिक बना. जेव्हा आपण सुज्ञ नागरिक, आता तुमचं शासनाने त्या ग्रामसभेचे बरेच निकष बदलले आहेत. याच्यामध्ये युवा सभा आली आहे, बालसभा आली आहे, महिला सभा आहे, वार्ड सभा आहे, अशा बऱ्याच सभा आहेत की या सभा घेण्यामागचं उद्देश म्हणजे उद्या उठून तुम्ही या देशाचे नागरिक होणार आहात. तुम्ही आज बाल्यावस्थात आहात, पण याच्यापैकी तुम्ही कोणी सरपंच बनणार आहे, म्हणजे कोणी नगराध्यक्ष म्हणा की ज्या राजकारणामध्ये मोठ्या पोस्ट आहेत तिथं तुम्ही जाणार आहात आणि तुम्ही ते नागरिक बनणार आहात. तर सुज्ञ नागरिक कसा असावा, ग्रामसभेमध्ये त्याचे मुद्देशीर विषय तो मांडणारा तो असावा. आणि ग्रामसभेच्या बद्दल कामकाज हे तुम्हाला बाल्यावस्थापासून कळावं या हेतूने हे जरी तुमची इथे शाळेमध्ये ग्रामसभा असेल, पण आम्ही ग्राउंड लेवलला ह्या सभा अटेंड केल्या आहेत. बालसभेमध्ये सुद्धा आम्ही मुलांकडनं येणारे विषय याचे सुद्धा
आम्ही त्यांची दखल घेतली. काही मुलांचे प्रॉब्लेम असतात, आम्हाला लायब्ररी पाहिजे, तुम्ही ते विषय मांडले ना, खेळाचे ग्राउंड पाहिजे, खेळाचं साहित्य पाहिजे. युवा आहेत, युवांच्या बाबतीत सुद्धा असे बरेचसे विषय या ग्रामसभेमध्ये येतात. पण याचं होतं काय, तिथलं अंमलबजावणी करताना खूप मोठी अडचण निर्माण होते. काही ठिकाणी त्या राजकीय द्वेषापोटी तिथं विरोध पण तयार होतो आणि मग त्याच्यावर निर्णय घेणं आम्हाला सरपंचांना थोडंसं अवघड जातं. पण तुम्ही ह्या अवस्थेत शिकताय की निर्णय कसा घ्यायला पाहिजे आपल्या गावाच्या हितासाठी. हे जर तुम्ही आतापासून हे पुढे आतापासून शिकत जाणार तर नक्कीच हे तुम्हाला तुमच्या भावी आयुष्यासाठी खूप कामास येणारी गोष्ट आहे. या ठिकाणी आयोजकांनी मला एक पर्यवेक्षक म्हणून बोलवलं, त्याबद्दल मी त्यांचे आभार व्यक्त करतो आणि थांबतो. जय हिंद. सरांनी त्यांच्या भाषणामध्ये एक शब्दाचा वापर केला, तो होता एकमत. लोकशाहीमध्ये बहुमताला खूप महत्त्व आहे, पण बहुमतापेक्षाही जर एकमत झालं तर एकमेकाच्या प्रती द्वेष, राजकीय द्वेष जे असतात किंवा एकमेकाच्या प्रती जे एखाद्या चांगल्या गोष्टीला विरोध करण्याची जी प्रवृत्ती असते, ती प्रवृत्ती जर नसली तर निश्चितच आपला देश यापेक्षा अधिक प्रगती करू शकेल. आता मी या ठिकाणी आजच्या कार्यक्रमासाठी उपस्थित आणि ज्या स्वतः ग्रामसभेचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतात त्या श्रीमती विद्याताई नगराज पाटील मॅडम, सरपंच ग्रामपंचायत फागणे, त्यांनी त्यांची ग्रामसभा आणि आमची ग्रामसभा या बाबतीत थोडंसं आम्हाला मार्गदर्शन करावं आणि आजच्या ग्रामसभेमधील आमच्या सर्व विद्यार्थ्यांचा जो परफॉर्मन्स होता तो कसा राहिला या बाबतीत आमच्या सर्व बालगोपाळांना त्यांचे विचार सांगावे. माननीय पाटील मॅडम. आमच्या ग्रामसभेमध्ये आणि आपल्या ग्रामसभेमध्ये खूप काही मोठा फरक जाणवला आम्हाला. ग्रामस्थांनी जे इथं मुद्दे शांतवारपणे आणि हळूवारपणे मुद्दे मांडले. आमच्या ग्रामपंचायतीमध्ये गदारोळ करून सदस्य असतील आणि जे काही कर्मचारी असतात ते जोराने प्रश्न मांडत असतात. इथं शांतपणे जोडा मुद्दे मांडले, त्या शांत झालं. आपण सर्वांनी सविस्तर उत्तरे दिली. त्याच्याला रोजगार मॅडम असतील, सरकारी कर्मचारी जेवढे पण आहेत त्यांनी खूप छान उत्तरे त्यांना समजून सांगितलं. तसंच मी विशेष करून ग्राम सचिवांची जी भूमिका साकारलेली आपण ती खूप छान भूमिका साकारलेली. सगळ्या स्टाफचं मी खूप अभिनंदन करतो. एवढं बोलून मी तो क्षमता संपवतो. त्या उषा माने मॅडम यांना या ठिकाणी त्यांचं मनोगत व्यक्त करण्यासाठी आमंत्रित करतो. यापूर्वी युथ पार्लमेंटचा कार्यक्रम आपण घेतला होता. युथ पार्लमेंट हा वरचा भाग होता, त्याच्या खाली जो ग्राउंड लेवलचा भाग आहे ते म्हणजे ग्रामसभा. आजची ग्रामसभा कशी झाली त्या बाबतीत उषा माने मॅडम आपल्याला या ठिकाणी मार्गदर्शन करतील. Good evening, children. How are you all? Okay. Honorable guest, Srimati Vidyabai Nagraj Patil, Sarpanch Gram Panchayat Phagni, Shri नागराज पाटील, श्री शरद परमेश्वर वाघ, ग्राम पंचायत अधिकारी फागने, रिस्पेक्टेड वाइस प्रिंसिपल, रिस्पेक्टेड स्टाफ members and dear children, today in our Vidyalaya Model Youth Gram Sabha, this activity has been organized and you all familiar about these activities.
because previously 2 years we continue presented parliament's activity. Then last year also we conducted बाल सभा और बाल पार्लियामेंट, छोटे बच्चों के लिए जो पार्लियामेंट होता था वो भी हमने पिछले साल कंडक्ट किया था. एंड नाउ दिस इज द मॉडल यूथ ग्राम सभा. अंडर दिस एक्टिविटी the students who participated in the Adarsh Yuva Gram Sabha, I really appreciate to all the participants. They are trying to present how to functioning the Gram Sabha, and all students patiently listen it and try to understand the presentation of Adarsh Gram Sabha. I also appreciate to the Social Science Department who prepared and guided the students for this activity. So once again, I wish to the all students they will perform good and well in the फ्यूचर कंपटीशन आल्सो. तो बच्चों, आप सभी ने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन किया है और आप सबको बहुत बहुत बधाई. और सभी उनको जिन्होंने भी गाइडेंस किया है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उन सभी स्टाफ मेंबर को भी बहुत बहुत बधाई. और यहाँ पर जो मेरा सत्कार किया गया है, मैं उसके लिए अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करती हूँ. और वैसा तो ज़रूरत नहीं थी, ये तो मैं अपने घर में वापस लौट कर आई हूँ. मेरा घर है. जितनी खुशी आपको हुई है उतनी खुशी मुझे भी हुई है. थैंक यू वेरी मच. पार पडली. विद्यार्थी मित्रांनो, जेव्हाही एखाद्या विद्यार्थ्याला तू भविष्यात काय बनणार, जेव्हा त्याला हा प्रश्न विचारला जातो, तो प्रत्येकाच्या तोंडून डॉक्टर, इंजिनियर, IAS, IPS असे उत्तर येतात. फार कमी एखादा रेअर विद्यार्थी असतो की त्याला राजकारणात जायचं असते. कारण राजकारणाच्या बाबतीत काही विशिष्ट लोकांनी एक निगेटिव्ह भूमिका बनवलेली की राजकारणात असं होते, राजकारणात तसं होते. जर तुमच्यासारखे सुशिक्षित, चांगल्या विचाराचे माणूस बनलेले जर राजकारणी असतील तर आपल्या देशाचा विकास, जगातील सर्वोत्तम देश म्हणून आपलं नाव निश्चितच जगात होईल. इंग्रजीत एक म्हण आहे, इव्हिल विन्स व्हेन गुड मेन वॉक अवे. दुष्टाचा विजय तेव्हाच होतो जेव्हा चांगले लोक दूर जातात. मला काय करायचं त्याचं, मला काय. आणि प्रत्येक वेळेस राजकारणाशी आपला संबंध असतो. आपल्या देशाचे जे सर्वोच्च कायदे आहेत ते सर्व राजकारण्याच्या हातूनच बनवले जातात. सर्व गोष्टी असतात. म्हणून तुम्हा सर्व युवकांचा राजकारणामध्ये सुद्धा सहभाग तेवढाच आवश्यक आहे. भविष्यात तुमच्यापैकी यामध्ये मला आमदार, खासदार, मंत्री दिसावे ही अपेक्षा. पुनश्च एकदा सर्व ग्रामसभेच्या पार्टिसिपेंटचं अभिनंदन. यानंतर शेवटचा भाग म्हणजे आभार प्रदर्शन. उपप्राचार्य अनिता चौधरी मॅडम यांना मी विनंती करतो की त्यांनी या ठिकाणी आभार प्रदर्शनासाठी यावं. आदरणीय विद्याबाई नागराज पाटील, सरपंच ग्रामपंचायत फागणे, श्री नागराज पाटील, श्री शरद परमेश्वर वाघ, ग्रामपंचायत अधिकारी फागणे, सतीश श्रीधर शिंदे, ग्रामपंचायत अधिकारी बदाने, इथे उपस्थित असलेले माननीय प्रिन्सिपल मॅडम आणि नवोदय विद्यालयाचे शिक्षक वर्ग आणि विद्यार्थी विद्यार्थिनींनो,
बैठे बैठे सावधान, बातें नहीं। यहाँ आज जो ग्राम सभा हुई है, यहाँ पे ग्राम सभा का जो नियोजन किया है, सभी स्टाफ मेंबर्स इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि सभी को ड्यूटीज थी। किसी ने सिटिंग अरेंजमेंट की, किसी ने मिस्टर वालके सर, एसएस पाटिल सर, इन्होंने प्रैक्टिस लिए हैं और ग्राम सभा सक्सेस की है। तो मैं सभी शिक्षक वर्ग का पहले आभार प्रदर्शन करती हूँ। और यहाँ पे जो बच्चे हैं जिन्होंने ग्राम सभा आयोजित की है, बहुत अच्छे से ग्राम सभा आयोजित की है, सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से किया, इसीलिए उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। यहाँ पे जो माइक सिस्टम है, जो वेलकम सॉन्ग किया बच्चों ने, उनका, अन्नपूर्णा मैडम का मैं धन्यवाद करती हूँ। और यहाँ पे जो बच्चे यहाँ पे अच्छे से सुन रहे थे ग्राम सभा, उनका भी मैं मनपूर्वक धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। वंदे मातरम, सुजलां सुफलां, मलयज शीतलां, शस्य श्यामलां मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी, सुहासिनी सुमधुरभाषिणी, सुखदा परदा मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। माता की, भारत माता की।